अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बीए उर्दू ऑनर्स और जिसका सब्जेक्ट कोड आता है BUDC 101। इससे पहले इसकी दो जो बागो बहार और एक दास्तान को मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के जरिए देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल में जाके डायरेक्ट देख सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट बनी हुई है BUDC 101 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये इकाई नंबर 6 में आता है। इकाई नंबर 6 में फसाना अजायब है, जो मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर की दी हुई है। तो इसमें उसमें क्या दिया हुआ है कि उसकी जो फसाना अजाब स्टोरी दी हुई है, उसकी तस्रीह दी हुई है, और इस इकाई में दी हुई कि दास्तान की तारीफ़ और उर्दू में उसका इर्तका के सिलसिले में दी हुई है। तो मुझे इसका क्वेश्चन पैटर्न नहीं पता है। अगर किसी को क्वेश्चन पैटर्न मालूम है कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, मतलब जैसे एमए का जब एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ की जो रीजनल सेंटर के जो टीचर थे, प्रोफेसर थे, उन लोगों ने बता चुके थे कि बीए का जो उर्दू ऑनर्स एमए का जो एग्ज़ाम होगा उसका क्वेश्चन पैटर्न किस तरह का होगा। तो उसी तरह बीए उर्दू ऑनर्स जो स्टूडेंट है उन लोगों को भी अगर आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन पैटर्न क्या आएगा। क्वेश्चन पैटर्न का मतलब होता है कि सिर्फ 20 नंबर्स का आएगा, या फिर 5 मार्क्स 10 मार्क्स इस तरह का आएगा, या फिर 5 और 15 का आएगा। तो ये अगर मुझे कमेंट करके बताते हैं, तो अगर 5 मार्क्स के आ रहे हैं तो मैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी तो टाइम भी ज़्यादा नहीं है, और फिर भी मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले क्या है कि दास्तान की तारीफ़ और उर्दू में इसका इर्तका। दास्तान उर्दू में उसका इब्तदा किस तरह हुई वो। तो दास्तान या किस्सा से हम सब वाकिफ़ है, लेकिन उर्दू अदब में बहस एक शनफ दास्तान की काफ़ी अहमियत है। लफ्ज़ दास्तान अपने अंदर एक वसी मफ़हूम रखता है। दास्तान एक तवील किस्से या कहानी को कहते हैं, जिसमें कहानी दर कहानी चलती रहती है। उसमें अमूमन बादशाह, शहजादे, वज़ीर, जंगल, पहाड़, सल्तनत और जंग व जदल की बातें होती हैं। साथ ही ख़याली दुनिया पेश की जाती है, जो कि असल में होती नहीं है। उस तरह की ज़िंदगी पेश की जाती है, उस तरह की माहौल पेश किया जाता है। ऐसे अनासर को भी शामिल किया जाता है जो फितरत से परे हो, या जिनमें हम आज की तरक्की याफ्ता ज़िंदगी में यकीन ना कर सके, जो नामुमकिन हो। हम सब ऐसी चीज़ों, किरदारों या अनासर का जिक्र तो सुनते हैं, लेकिन हम में से शायद ही किसी ने उन्हें देखा हो। ऐसे अनासर माफोक अलफित्र कहा जाता है, जिनका मिसाल जीन, भूत, देव, परी, तस्लीम, जादू, शहर या फिर ऐसे जानवरों या परिंदों से दे सकते हैं, जो इन कहानियों में इंसान की तरह बातें करते हैं, और उन्हें भी एक किरदार के तौर पर दास्तान में शामिल किया जाता है ना। उसके बाद आता है कि पहले ज़माने में लोगों के पास काफ़ी वक्त होता था, और लोगों के पास तफरीह के भी महदूद मौका थे। ऐसे में दास्तान गोई या किस्सा गोई को बहुत अहमियत हासिल थी, क्योंकि फ्री वक्त में वो लोग अपने ज़बानी दास्तान को सुनाया करते थे लोगों के पास। पहले ज़माने में, मतलब जब हम लोग अगर बचपन देखते हैं तो उस वक्त भी ऐसा होता था कि सोने से पहले या फिर किसी भी वक्त स्टोरी सुनाया जाता था, जो इस तरह की स्टोरी सुनाया जाता था, जो कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो रियल ज़िंदगी में वैसा होता नहीं था, है ना। तो शाम के वक्त या देर रात गए लोग घंटों या कई कई रातों और कभी कभी तो महीनों एक ही दास्तान सुनते रहते थे। उर्दू अदब में दास्तान निगारी का आगाज़ 17वीं सदी ईस्वी में हुई। उर्दू में काफ़ी तवील दास्तानें लिखी गई। तशीम व शरबाह को सबसे तवील दास्तान होने का एजाज़ हासिल है। जबकि इस सबक में जिस दास्तान का तफसीली जिक्र आएगा उसे सबसे मुख्तसर दास्तान कहा जाता है, जिसका नाम फसाना अजायब है, और जिसके दास्तान निगार दबिस्तान लखनऊ के अजीम दास्तान को मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर थे। उर्दू अदब में सवरस, नोह तर्ज मर्शा, बागो बहार, आराइश महल, तोता कहानी, रानी कैतकी की कहानी जैसी दास्तानें काफ़ी मकबूल है। तहर परवेज़ अपनी किताब दास्तान का फ़न में फसन अजाब के हवाले से लिखते हैं ना।
طاہر پرویز ہے نا، طاہر پرویز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمیں اردو کی اہم داستانوں میں فسانہ عذاب بھی ملتے ہیں، جس میں ایک مربوط قصہ ہے جو اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے، جہاں واقعہ و حادثات کو ایک پلاٹ کے اندر میں ڈور میں پرویا گیا ہے۔ یہ ڈور نہ تو کہیں ٹوٹتی ہے اور نہ ہی کہیں لٹکتی ہے، بلکہ اس میں تناؤ بھی ہے اور ہمواری بھی، اس کے پلاٹ میں وحدت بھی ہے اور تسلسل بھی، اور یہ اسی طرح قائم رکھا گیا ہے کہ ہر کردار اور ہر واقعہ اپنے اپنے زاویے سے پلاٹ کی طرف روشنی ڈالتا ہے۔ یہاں کردار نگاری کے نمونے بھی ملتے ہیں اور معاشرت کی جھلکیاں بھی، ہے نا۔ اس کے بعد ہے کہ داستان کی شروعات دکن میں ہوئی۔ اردو کی سب سے پہلی داستان 1635 عیسوی میں ملا وزی نے سبرس کے نام سے لکھی۔ سبرس کے بعد محمود قادری کی طوطی نما اور فضل کی کربل کتھا قابل ذکر ہے۔ شمالی ہند کی پہلی داستان قصہ مہر فروز دلبر ہے، جو 1775 میں میر محمد عطا حسین تحسین نے داستان نوح طرز مرشا لکھی، جو فارسی قصہ چہرہ درویش کا ترجمہ تھا۔ اس دور کی دو اور داستانیں نوح عین ہندی اور عجائب القصص ہیں۔ 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کا قیام ہوا تھا اور اس کالج کے قیام سے اردو داستانوں کو نیا عروج ملتا ہے۔ پہلے تو ایسے لکھتے تھے، لیکن نیا جو نسل چالو ہوا وہ 1800 عیسوی میں جب فورٹ ولیم کالج کے قیام ہوا۔ تو کالج کے پرنسپل جان گلکرسٹ نے کالج میں بڑے پیمانے پر ہندوستانی زبانوں کو فروغ دیا اور تصنیف و تالیف کے کام کرائے۔ انہوں نے اس وقت اہم اردو ادیبوں سے کتابیں لکھوائے اور دوسری زبانوں کی کتابوں کا ترجمہ اردو میں ترجمہ کروایا، کیونکہ ان لوگوں کو ساری چیزیں پتہ کرنی تھی۔ زیادہ تر ان لوگوں نے ہندی یا پھر فارسی، سنسکرت، انگلش، ان سب کتاب کی اردو میں ترجمہ کیا تاکہ وہاں کے کلچر کے بارے میں پتہ ہو۔ فارسی سے دوسری لینگویج کی کتاب ترجمہ۔ اردو میں داستانوں کی بات کی جائے تو میر امن دہلوی کی باغ و بہار، حیدر بخش حیدر کی آرائش محل و طوطا کہانی، شیر علی افسوس کی باغ اردو اور مرزا علی خان کا ولع کی خفت گلشن، مرزا کاظم علی زوا کی شکنتلا اور میر بہادر حسنی کی اخلاق ہندی، نہال چند لاہوری کی مذہب ایک سر، للو لال جی کی سنگھاسن بتیسی، بنی نارائن کی چار گلشن جیسی کتابیں فورٹ ولیم کے تحت ہی منظر عام میں آئی۔ مطلب یہ ساری جو کتابیں ہیں وہ فورٹ ولیم کالج کے اندر لکھے گئے، وہاں ان لوگوں کو بلایا گیا تھا اور ان لوگوں کو یہ ساری کتاب لکھنے کی مشورہ دیے گئے تھے۔ جو یہ ساری جو کتاب ہے وہ ایک آسان الفاظ میں، آسان لینگویج میں، اردو کے سادہ زبان میں لکھی ہوئی ہے، جو لوگوں کو کافی آسانی سے سمجھ میں آئے۔ اردو میں داستان امیر حمزہ کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ سید صدیق حسین اور دیگر مصنف کی لکھی اس داستان کو اردو میں سب سے طویل داستان کہا جاتا ہے۔ اس داستان سے پہلے ہی فسانہ عذاب لکھی جا چکی تھی، لکھنؤ و اطراف میں بہت مشہور ہو چکی تھی، ہے نا۔ اس داستان کو رجب علی بیگ سرور نے میر امن کی باغ و بہار کے جواب میں لکھا تھا۔ اس دور کی دوسری داستانوں میں قصہ لیلا مجنوں، قصہ مہر و ماں، خواجہ امان دہلوی اور مرزا محمد اکثری کی بستان خیال، انصاء اللہ انصا کی رانی کتکی کی کہانی و سلگ گوہر، رجب علی بیگ سرور کی شگوفہ محبت، گلزار سرور کا شبستان سرور وغیرہ کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں۔ فسانہ عذاب ایک مختصر داستان ہے اور اردو داستان میں اسے ایک امتیاز حاصل ہے نا۔ اس کے بعد دیا ہوا ہے کہ رجب علی بیگ سرور کی تعریف، مطلب اس کی حالات زندگی دی ہوئی ہے جو کہ آپ لوگوں کو پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد فسانہ عذاب کی جو مختصر جو داستان ہے اس کو دی ہوئی ہے، اور اسی پیج کو اگر آپ لوگ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہی نیچے میں اس کی یہ ملے گی، تصریح ملے گی، جو کہ تصریح اگر آپ پڑھ لیتے تو پورا اسٹوری آپ کو پتہ چل جائے گی کہ اصل اسٹوری کیا ہے، اور اس داستان میں جو شاعر ہے وہ کیا کہنے کی اور ہم لوگوں کے پاس کیا پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ آپ کو تصریح سے ہی پتہ چل جائے گی، تصریح اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو۔
तो तस्रीर क्या है? मुंतखब मतीन रजब अली बेग सुरूर की सहर आफाक दास्तान फसाने अजाब से माखूज है। ये मतीन आगाज़ दास्तान से लिया गया है। दास्तान के शुरू करने से पहले रजब अली बेग सुरूर हमद नात मनकबत पेश की है और शहर लखनऊ की तारीफ बयान की। मतलब शुरू जो स्टार्टिंग जो लाइन होती है उसमें नात से वो शुरू होता है और शहर लखनऊ की तारीफ बयान होती है। यहाँ ये भी जिक्र करना लाजमी है कि रजब अली बेग सुरूर ने दबिस्तान दहली की नुमाइंदा दास्तान मीर अमन की बागो बहार का भी जिक्र किया है और मीर अमन के बारे में लिखा है कि उन्होंने दास्तान लिखने में मुंह की खाई और मुहावरे के हाथ पांव तोड़े हैं। उस वक्त अहले लखनऊ की ज़बान में कायफा बंदी आम बात थी और यही अहले लखनऊ का इम्तियाज़ था। रजब अली बेग सुरूर ने भी मुश्किल और फारसी अमेज़ मख्फ़ा व मज़ा ज़बान इस्तेमाल की। दास्तान की शुरुआत यूँ होती कि मुल्क खेतीन में एक शहर फसहत आबाद था जिसके बादशाह फ़रोज़ बख्त को कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उम्र के 60 बहारें देखने के बाद अल्लाह ने उसे औलाद की नेमत अता कर दी जिसका नाम ज़ान आलम रखा गया। बेटा पैदा होने की खुशी में सारे शहर में जश्न मनाया गया और गरीबों को खाना तकसीम किया गया। गुलामों को आज़ादी मिली और सारी रियासत खुशियाँ मनाने लगी। बादशाह को नज़ोमियों ने बताया कि जान आलिम को 15 वर्ष की उम्र में खतरा है। जब शहजादा 15 वर्ष का हुआ तो फिरोज़ बख्त ने उसकी शादी माह तलत से कर दी। एक तोते के जरिया जान आलिम को ये मालूम होता है कि अंजुम आरा माह तलत से भी ज़्यादा हसीन है। ये सुनकर जान आलिम खुद पर काबू नहीं रख पाता और तोते को लेकर शहजादी अंजुम आरा की तलाश में निकल जाता है। अंजुम आरा से मिलने से कबल एक शहजादी मुल्क महर निगार से भी मुलाकात होती है और वो भी शहजादे से मोहब्बत करने लगती है। रास्ते में उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ किस्म की तस्मात से मुकाबला करते हुए जान आलिम अंजुम आरा को लेकर वापस आता है और माह तलत से मिलकर उसकी नफ़रत दूर करती है। फिरोज़ शाह अपना राजा पाट बेटे जान आलिम के हवाले करके गोशाए तन्हाई में ज़िंदगी बसर करने लगता है और यही दास्तान अपने एहतमाम को पहुँचती है। ये थी छोटी सी एक स्टोरी दी हुई है बस, जो काफ़ी आसानी से आप लोगों को जहन में रह जाएगा कि ये स्टोरी क्या है और क्या नहीं। ये उसकी पूरा स्टोरी दी हुई है। अगर एक बार लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर उसकी दी हुई है काफ़ी अच्छी तरीके से। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो दूसरी BUDC 132 या फिर BUDC 102 या फिर 103 ऐसा कुछ। 103 की बुक तो अभी तक अपलोड नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं रोज़ाना चेक करती हूँ कि अगर एग्ज़ाम से पहले अपलोड हो जाती है तो, लेकिन मुझे चांस नहीं दिख रहे। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि अगर एग्ज़ाम से पहले अपलोड हो जाए तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगी।